नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और के ट्रिकी एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कल वाली क्लास में अपन ने टेक्निकल हेल्पर का पार्ट 2 मतलब जो पहला पेपर कर रहे थे उसके 2 पार्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 62 तक अपन ने कर लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए ताकि अपन वीडियो को स्टार्ट करें। और जो दोस्त जुड़े हुए हैं अभी लाइव, वो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बात करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक मोटर में फ्यूज़ का उद्देश्य खालिस्तान को सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक जो मोटर होती है उसमें फ्यूज़ का उद्देश्य ये होता है कि जब किसी कारण से मोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो लार्ज अमाउंट की धारा उसमें से प्रवाहित होती है, जिससे कि हमारी वाइंडिंग जल सकती है। तो उस शॉर्ट सर्किट की स्थिति से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर में फ्यूज़ काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आएगा दोस्तों डी, कि फ्यूज से बचाने के लिए अर्थात शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर में फ्यूज़ काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? फ्यूज़ काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा वो होगा ई। कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम ओवरलोड में भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोटर के इसमें ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ओवरलोड रिले लगी हुई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा वो होगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में बोल रहा है कि 35 वोल्ट की सप्लाई की श्रृंखला में 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, तो कुल करंट क्या होगा? तो दोस्तों, श्रृंखला में 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि श्रृंखला में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है दिए गए प्रतिरोधों के योग के बराबर। तो 2 + 2 + 3 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों ये 7 किलो ओम। हमारे पास में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा 7 किलो ओम। दोस्तों, अपन को धारा तो निकालने की ही ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन देखो सभी ऑप्शनों में आप देखोगे तो किसी में भी 7 नहीं आ रहा, ऑप्शन सी को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है 7 किलो ओम। तो क्वेश्चन नंबर 64 को देखो, धारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। क्योंकि हमारे पास में जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 किलो ओम। तो 2 + 2 + 3 करेंगे तो 7 किलो ओम। कितना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? 7 किलो ओम आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा सी। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कहना चाह रहा है कि संचयी रूप से संयुक्त डीसी मोटर में जब भार बढ़ाते हैं तो क्या होता है? दोस्तों, संचयी रूप से संयुक्त को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की यदि मैं गति और फ्लक्स के बीच में यदि रिश्ता देखूंगा तो दोस्तों होता है कि फ्लक्स और गति के बीच में तो n समानुपाती होता है 1/φSe + φSh। हाँ जी, तो कहना क्या चाह रहा है कि जब मोटर पे भार बढ़ाएंगे तो दोस्तों अपन जानते हैं कि भार बढ़ाएंगे तो फील्ड वाइंडिंग से प्रवाहित होने वाली धारा बढ़ेगी। फील्ड वाइंडिंग से प्रवाहित होने वाली धारा बढ़ेगी जिससे फील्ड फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी, अर्थात कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के कुल फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी, जिससे मोटर की गति में थोड़ी सी कमी होगी। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो संचयी मोटर होती है उसमें लोड के बढ़ने पर लोड धारा बढ़ने से श्रेणी फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स का मान वृद्धि होती है, जिससे मोटर की गति में थोड़ी सी कमी होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसका आंसर होगा दोस्तों बी, की गति में थोड़ी सी क्या होती है? कमी होती है। क्लियर है सभी दोस्तों को? चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि किसी भी विद्युत मोटर के आउटपुट पावर को कहाँ लिया जाता है? तो आप जानते हो कि मोटर से कोई भी लोड जोड़ा जाता है वो उसकी शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है, अर्थात जो आउटपुट लेते हैं वो मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट करके लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर होगा कि कपलिंग
शाफ्ट पर माउंट करके, कपलिंग का मतलब संयोजित करके और माउंट मतलब ऊपर, तो शाफ्ट के ऊपर कोई भी युक्ति लगा करके, जैसे शाफ्ट पे अपन दूसरी कोई और युक्ति लगा दे जिसको हमें घुमाना है, तो शाफ्ट पर कपलिंग करके ही हम मोटर से आउटपुट ले सकते हैं। भाई मोटर है तो ये यांत्रिक आउटपुट ही देगी, तो कुछ चीज़ घुमाने वाली ऐसा कुछ प्राप्त होगा, और यदि ये जनित्र होता तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आता। तो यांत्रिक आउटपुट तो हमेशा शाफ्ट से ही प्राप्त होता है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर, सॉरी 66 हो गया, 67 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 में कहना चाह रहा है कि पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में उपयोग किए जाने वाले डायोडों की संख्या क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है ब्रिज टाइप और दूसरा वाला होता है सेंटर टेप। तो सेंटर टेप में ज़रूरत पड़ती है 2 डायोड की और ब्रिज वाले में ज़रूरत पड़ती है 4 की। आप यहाँ ऑप्शन चेक करके देखोगे तो इसमें 2 भी दे रखा है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 भी दे रखा है। तो अब ऐसी स्थिति में हालांकि ऑप्शन नहीं आना चाहिए, लेकिन इन्होंने 4 ऑप्शन दिया। इसमें जो आयोग डिसाइड करेगा वही ऑप्शन माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जो कम से कम होता है उसको अपन कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होना चाहिए दोस्तों बी। देखो दोस्त, इसका आंसर डी भी करेक्ट हो सकता है यदि आयोग डिसाइड करे, तो ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ आयोग ही फाइनलाइज करता है या फिर ऐसे क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया जाता है। हाँ, ये डायरेक्ट बोलता कि ब्रिज प्रकार के में कितने होते हैं तो 4 और सेंटर टेप वाले में कितने होते हैं, तो जवाब आना चाहिए था 2। क्लियर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर मैं क्या मान रहा हूँ दोस्तों, बी। चलिए हाँ जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 68 की ओर। हाँ जी, 68 में बोलना चाह रहा है कि ट्यूबलाइट सर्किट में चौक का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये चौक क्या होता है, ऐसा कुंडलीनुमा संरचना होती है जो कि धारा में अचानक होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। जब धारा में अचानक होने वाले परिवर्तनों का विरोध करेगा तो इसके सिरों पर उच्च वोल्टता उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से हमारी ट्यूबलाइट में भरी हुई गैस तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ट्यूबलाइट में जो चौक है वो स्टार्टिंग में तो उच्च वोल्टेज प्रदान करता है और बाद में धारा के मान को नियंत्रित करता है। तो प्रारंभिक कार्य क्या हो गया कि उच्च वोल्टेज प्रेरित करेगा प्रारंभ में और बाद में क्या करेगा, ये धारा के मान को रोकेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है उसको गौर से करना कि स्टार्टिंग में क्या करता है, उच्च वोल्टेज प्रेरित होता है और उसके बाद में धारा के मान को नियंत्रित करता है, अर्थात एक लिमिट की धारा को पास होने देता है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हाँ जी, 69 मतलब 1 इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइट के मामले में तापमान में वृद्धि खालिस्तान का कारण बनता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट एक द्रवीय चालक है जिसमें तापमान के वृद्धि करने पर प्रतिरोध के मान में कमी होती है। इलेक्ट्रोलाइट चालकों में एक अपवाद है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है दोस्तों, ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होने का मतलब ये है कि ताप के वृद्धि होने पर इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध के मान में कमी होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 69 मतलब 1 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी की प्रतिरोध के मान में, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, तो इसका आंसर होगा प्रतिरोध के मान में कमी। तो क्वेश्चन नंबर जो 69 है उसका आंसर ए होगा। माफ़ी चाहता हूँ, बोल सही रहा था लेकिन ऑप्शन गलत लगा रहा था। तो तापमान की वृद्धि होने पर इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध के मान में कमी होती है। ठीक है, चलो हाँ जी दोस्त, सभी लोग साथ साथ में आंसर भी करते रहें कि किसका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से सभी लोगों में एक बार शेयर कर दो वीडियो को, ताकि और भी जो दोस्त हैं वो लाइव जुड़ सकें और लाइव क्लास का मज़ा ले सकें। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। आज के पेपर में दोस्तों कंप्लीट वीडियो को हल करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ऐसी सामग्री जिससे बहुत कम चुंबक बनाया जाता है उसे हम कहते हैं। तो दोस्तों जो चुंबक के द्वारा कम आकर्षित होते हैं वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं तो वो कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय, और जो चुंबक के द्वारा बहुत तेज़ी के साथ में आकर्षित होते हैं वो लोह चुंबकीय। तो एक हल्की
या कम चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की जो चुंबकीयशीलता होती है मेरे प्यारे दोस्तों एक से क्या होती है, अधिक होती है, और इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखो कि जो पैरामैग्नेटिक को हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकीय या समचुंबकीय पदार्थ। इन पदार्थों की चुंबकीयशीलता एक से अधिक तथा चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा दोस्तों बी, पैरामैग्नेटिक। चलो हाँ जी, अब देखते हैं कंडक्टर में विकसित ऊष्मा। तो ऊष्मा को हम कहते हैं अंग्रेजी में हीट, और हीट होती है I²RT। हीट होती है मेरे प्यारे दोस्तों I²RT, मतलब धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो कंडक्टर में विकसित जो ऊष्मा होती है वो करंट के स्क्वायर के समानुपाती होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। आज थोड़े से क्वेश्चनों को स्पीड से करेंगे क्योंकि पेपर को पूरा सॉल्व करना है। डीसी मोटर के बैक ईएमएफ खालिस्तान पे निर्भर करता है। तो आप जानते हैं कि दोस्तों डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है वो होता है 5PN/60A। तो प्रतिपोल फ्लक्स, पोलों की संख्या, और गति, चालकता और पैरेलल पाथ। तो इन दिए गए ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिख रहा है, फील्ड फ्लक्स। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा दोस्तों फील्ड फ्लक्स। तो बैक ईएमएफ का मान फील्ड फ्लक्स के मान पर निर्भर करता है। तो 72 का आंसर हो गया दोस्तों बी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। हाँ जी, 73 की ओर बढ़ने से पहले जो मेरे प्यारे दोस्त पहली बार चैनल पे हैं वो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए रेगुलर इसी प्रकार की वीडियो सीरीज लेकर के आता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हाँ जी, यदि जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करना ना भूलें। लाइक करने की बहुत कमी रखते हैं आप, जितने लाइव आते हैं उसके आधे भी लाइक नहीं आते। इसका मतलब आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं। दोस्त नहीं पसंद आ रहे हैं तो एक बार डिसलाइक के बटन पे भी प्रेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मुझे पता लगे कि क्या सुधार की गुंजाइश है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। हाँ जी, थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की खालिस्तान रक्षा से सुरक्षा के लिए उपयोग में ली जाती है। तो थर्मल ओवरलोड, देखो खुद ही कहना चाह रहा है थर्मल ओवरलोड। थर्मल मतलब तापीय रूप से। तो तापीय रूप से ओवरलोड तभी रहेगी कि जब आवश्यक लोड है उससे भी ज़्यादा लोड हो। तो उच्च मान की जब धारा उससे निकलेगी उसकी वजह से I²R ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ऊष्मा अधिक आएगी। तो थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में अपना जो एक्स्ट्रा करंट होता है, अतिरिक्त जो करंट होता है उसे कंट्रोल करने में मदद करती है। मतलब ओवरलोड की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। अतिरिक्त करंट की जगह यदि ओवरलोड लिख देता तो वो भी आंसर सही था। तो 73 का आंसर होगा दोस्तों सी। चलो क्वेश्चन नंबर 74 एक न्यूमेरिकल है जिसका जवाब सभी दोस्त निकाल करके देंगे। मुझे फटाफट से सभी लोग आंसर करो क्वेश्चन को पढ़ करके। हाँ जी, यदि वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर सर्किट 50 किलो ओम प्रतिरोध के पास 150 वोल्ट है तो उसका करंट क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो कि I बराबर होता है V/R। तो V का मान 150 और R का मान है 50 किलो ओम। किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो 50 या 150, 10⁻3 ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 3 गुणा 10⁻−3। तो 10⁻−3 का मतलब होता है दोस्तों मिली। तो आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का हो जाएगा बी, 3 मिली एम्पियर। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं